Hello everyone, I welcome all of you to the BCW family. As you know, we are solving practice sets. तो जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अपने कंटेंट को क्या और मजबूत करते जा रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं एक बात और भी आपको बताना चाहूँगा। जैसे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, आपके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बन रहे होंगे। 100% आप कुछ ना कुछ करके शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जितना भी शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसको पढ़ने का समय आपके पास होना चाहिए। जैसे आप उसको या तो रिवाइज करें 3 बार 4 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स बना के भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक तरीके से वो क्या अनुपयोगी हो जाएगा आपके लिए। तो वो ऐसा क्या एप्लीकेशन आप कुछ ऐसा बनाइए कि जिससे आप अपने ही बनाए हुए नोट्स को दोबारा पढ़ सकें, क्योंकि अभी तक जितना आपने पढ़ लिया है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको अच्छी स्थिति में लाके खड़ा कर सकता है, लेकिन आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं बिना विलंब किए हुए। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्री हिस्टोरिक इंडिया रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरी। तो जो अगर हम बात करें भारतीय प्रगतिहासिक प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित पुस्तक प्री हिस्ट्रिक इंडिया, तो इसके लेखक कौन रहे हैं? तो इसके लेखक थे स्टुअर्ट पिगट। कौन थे? स्टुअर्ट पिगट। अच्छा, देखिए, जेम्स प्रिंसप के बारे में आप सभी को पता है। जेम्स प्रिंसप किससे संबंधित थे? तो जेम्स प्रिंसप संबंधित है अशोकास इंस्क्रिप्शन को क्या डिकोड करने के लिए इनका नाम हमेशा आता है। किसका? जेम्स प्रिंसप का। ठीक है। रखालदास बनर्जी की बात अगर की जाए, तो मोहनजोदारो से रिलेटेड थे ये, मोहनजोदारो से रिलेटेड थे ये। वहाँ की खोज इन्होंने ही की थी। मोहनजोदारो की खोज, खोज का मतलब ये होता है कि वहाँ के जो अवशेष थे उनको पहचान कर फिर उनके बारे में पता लगाने की जो प्रक्रिया थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। अच्छा, एक बात और, ये स्टुअर्ट पिगट जो थे, इनकी ये जो बुक थी, ये 1850 के आसपास 1850 के आसपास ये क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। ठीक है, मतलब ये बताया गया था कि ये हो चुका है, पब्लिश नहीं हो पाया था, 1850 के आसपास ये सामने आई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको बहुत ज्यादा उपयोगी होगी आपके एग्जामिनेशंस के लिए। इसका शॉर्ट नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा। अब जैसे जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत ज्यादा लेट नहीं करेंगे। हड़प्पा साइट की बात करें, हड़प्पा साइट की बात करें तो इसका एग्जीबिशन किसने किया था? इसका एग्जीबिशन किया था दयाराम शाहनी जी ने 1921 में। डेट भी इंपॉर्टेंट है। रावी नदी के किनारे है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है पंजाब पाकिस्तान का, जो पूर्व पंजाब का जो हिस्सा था पाकिस्तान का उसका। ठीक है, तो ये हड़प्पा साइट है। अच्छा, अगर यहाँ से मिला क्या क्या था इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, फिर से देख लेते हैं। ग्रेनरीज, सैंडस्टोन, ह्यूमन स्टैचूज एंड बुल्लॉक्स कार्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं मोहनजोदारो की। तो मोहनजोदारो में क्या क्या, कौन किसने पहले खोजा था इसको? तो आर डी बनर्जी, रखालदास बनर्जी, 1922 में। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको पता होना चाहिए, ये है इंडस रिवर के किनारे। ठीक है, ग्रेट बाथ यहीं से मिला था, ग्रेनरी यहीं से मिली थी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल यहीं से मिली है, पशुपति सील यहीं से मिली है, और बियर्डेड मैन स्टैचू भी यहीं से मिले हैं। ठीक है, और वोवेन कॉटन भी यहीं से मिला है। उसके बाद अब सुतकैंग डोर की बात कर लेते हैं। तो ये ऑरेल स्टीन है, 1929। एक्चुअली जो भारतीय लोग हैं उनके बारे में पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ऑरेल स्टीन है, ये कौन से दास्क रिवर के किनारे है सुतकांग डोर। तो बस इतना ही जान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं जान रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे चन्हुद्रो, चन्हुद्रो की बात करें तो एनजी मजुमदार, एनजी मजुमदार है। 1931 में इन्होंने इसकी खोज की थी। सिंध, सिंध इंडस रिवर के किनारे है, सिंध पंजाब सिंध में। ठीक है, मतलब जो पाकिस्तान वाला रीजन है। अब यहाँ पे डॉग कैट फुटप्रिंट्स देखने को मिली हैं। ठीक है, अब उसके बाद कालीबंगा की बात कर लेते हैं। कालीबंगा की बात जब कर लें तो कालीबंगन से क्या, एक घोष रिलेटेड किससे हैं? एक घोष 1953 में राजस्थान में ये है, घग्गर रिवर के किनारे। और यहाँ पे जो चीजें महत्वपूर्ण है वो क्या है? कैमल बोन्स, वुडन प्लग। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब लोथल की बात कर लें तो लोथल इंपॉर्टेंट है। एस आर राव, ठीक है, एस आर राव ने 1953 में इसकी खोज की थी। भोगवा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, भोगवा रिवर के किनारे है। फर्स्ट मैन मेड डॉकयार्ड,
ठीक है, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन मेड डॉकयार्ड माना जाता है। राइस हस्क मतलब जो धान की भूसी है वो मिली है वहां से। फिर उसके बाद चेस का भी एविडेंस वहां पे मिला है। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे मैन और वुमेन को एक साथ दफनाने की भी प्रथा का पता चला है। अब यहाँ पे देखते हैं सुरका दोरदा की बात अगर कर लें तो ये भी उतना, सुरकोटदा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देख लेते हैं सुरकोटदा को। जेपी जोशी जी ने इसकी खोज की है, गुजरात में है। और हॉर्स बोन, बस इतना देखिए आप, हॉर्स बोन के लिए सुरकोटदा। ठीक है, फिर बनावली की बात कर लेते हैं। तो आर एस बिष्ट जी ने 1974 में बनावली की खोज की थी, हिसार हरियाणा में है। बीट्स, बारले, प्री हरप्पन साइट और हरप्पन कल्चर यहाँ से देखने को मिलता है। अच्छा, धौलावीरा की बात करें तो आर एस बिष्ट ने 1985 में इसकी खोज की है। रन ऑफ कक्ष, एडवांस वाटर मैनेजमेंट यहाँ से देखने को मिलता है। स्टेडियम यहाँ से मिलता है, क्या स्टेडियम यहाँ से मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट, ये एडवांस वाटर मैनेजमेंट के साथ साथ यहाँ का अगर आप देखेंगे सीवेज सिस्टम भी अल्ट्रा एडवांस था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नहीं, ये कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो पहला वाला गलत हो गया। द अर्लीस्ट इपिग्राफिक एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती इज फाउंड इन द मंदसौर इंस्क्रिप्शन। तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख लिखित साक्ष्य मंदसौर अभिलेख से मिला है, नहीं एरन अभिलेख से मिला है। कहां से मिला है? एरन इंस्क्रिप्शन से मिला है। किससे मिला है? एरन इंस्क्रिप्शन से मिला है। ठीक है, एरन इंस्क्रिप्शन से मिला है। और ये कब का है? 510 सी का है। ठीक है, इसके साथ एक बात और भी ध्यान रखेंगे आप कि इसके पहले इसके पहले नेपाल में 464 में भी एक बार सती प्रथा से रिलेटेड कोई एक साक्ष्य मिल चुका है। ठीक है, अच्छा, इन सब के बारे में अगर बात करें तो एक्सेल एक्सेल एक व्यक्ति थे, एक्सेल माइकल माइकल ने बताया था, कि ये एरन अभिलेख और 510 और 464 में एक नेपाल में, ये कहाँ मिला था? ये इंडिया में मिला था, ये तो इंडिया में मिला था, लेकिन नेपाल में उससे पहले भी मिल चुका है। लेकिन एरन अभिलेख के बारे में और भी चीजें देख लेते हैं, ये अपडेट याद रखें अगर आपसे कभी पूछा जाए तो। एरन अभिलेख में गोपा एक सेनापति थे। कौन? गोपा। उनकी पत्नी के सती होने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उनके प्रैक्टिस ऑफ सती वहां से देखने को मिलता है हमको, उनके पत्नी के सती होने का साक्ष्य वहां से मिलता है। ठीक है, ये सेनापति थे। भानुगुप्त से रिलेटेड है एरन अभिलेख। किससे रिलेटेड है? भानुगुप्त से। इसमें समुद्रगुप्त और बुद्धगुप्त दो शासकों से संबंधित जानकारी मिलती है। किससे किससे? समुद्रगुप्त और बुद्धगुप्त से रिलेटेड भी जानकारी मिलती है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हो गई किससे? एरन अभिलेख के बारे में। तो ये वाला कथन भी गलत हो जाता है। अब आगे देखते हैं। पतंजलि's महाभाष्य प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सुंग डायनेस्टी। अब जब बात करते हैं सुंग डायनेस्टी की, तो सुंग वही है, पुष्यमित्र सुंग वाली ही बात हो रही है यहाँ पे, पुष्यमित्र सुंग वाली बात हो रही है। अगर उनके बारे में देखा जाए तो मालविकाग्नि मित्रम, हर्ष चरित्र, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से और गार्गी संहिता से, ये सारे से मिलता है पता। किसके बारे में जानकारी मिलती है? सुंग वंश के बारे में। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का, मालविकाग्नि मित्रम किसका था? कालिदास का। फिर हर्ष का बाणभट्ट का हर्ष चरितम गार्गी संहिता और गार्गी संहिता के साथ साथ अगर देखा जाए तो दिव्यावदान से पुष्य मित्र सुंग के बारे में पता चलता है, और पतंजलि के महाभाष्य से। अच्छा, ये भी पता चलता है कि वहाँ ब्राह्मण वादी व्यवस्था यहाँ से प्रसारित होने लग गई थी। तो ये वाला सही है, तो ओनली डी विल बी करेक्ट हियर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिलेटेड टू वैदिक टर्मिनोलॉजी एंड मीनिंग इज करेक्टली मैच। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, अगर अतिथि की बात करें तो अतिथि गोमत
अतिथि को गोमत नहीं, गोमत नहीं था, गलत है। उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि के लिए तो उर्वरा था, क्या था, उर्वरा, धन्व नहीं था, उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा था, क्या था, उर्वरा। ठीक है। अब बात करते हैं हल से बनी नाली। देखिए जब हम खेतों में हल चलाते थे तो जो वो बीच का वो नाली जैसी बन जाती थी आकृति, उसी को हम क्या कहते थे, सीता। और ये बात सही है। ठीक है। डॉटर को पुत्री और को गोपा नहीं, गोपा मतलब तो दो चीज होती थी, या तो राजा, राजा, ठीक है, राजा, या तो व्यापारी से संबंधित। और पुत्री की बात अगर कर लें तो इसका मतलब होता था दोहित्र, दुहित्र, दुहित्री, दुहित्री, ठीक है। और दौहित्र कहते थे पुत्र को, ठीक है, तो दुहित्री, इसको जान लीजिए आप, दुहित्री, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, यहाँ पे कोई चीज कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है आपको। अच्छा एक बात और, अगर अतिथि की बात करें तो इसको कहते थे गोहन, क्या कहते थे, गोहन, गोहन या गोहंत, गोहंत भी कहते थे, गोहन या गोहंत, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने जान ली। तो यहाँ पे जो सही है वो सी है केवल। अब देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन आर बोथ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका मेंशन्ड। कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन था जिसमें दोनों के बारे में जानकारी मिलती है, धौली अभिलेख, कालसी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और मास्की अभिलेख। तो देखिए मस्की में तो मस्की अभिलेख वही है, पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमेशा याद रखिए। अशोक का पूरा नाम, देवनाम, देवनाम प्रिय, प्रियम, देवनाम प्रिया अशोक। अशोका, ठीक है। कहाँ से मिलती है, मस्की अभिलेख से मिलता है। अच्छा अब एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो सही है इसका, ये तो है जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की वजह से, सुदर्शन झील की वजह से दोनों लोगों का नाम मिलता है, दोनों लोगों का नाम चर्चा में आता है, ठीक है, जो दोनों लोगों का नाम चर्चा में आता है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी है जिसको देख लेते हैं। ये तो रॉक एडिक्ट्स है, आगे देखते हैं। हाँ अब देखिए ये वाली जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें जब सुदर्शन लेक की, सुदर्शन लेक के समय, सुदर्शन लेक के निर्माण के समय रूलर कौन था और ऑफिसर कौन था, ये पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे पुष्यगुप्त, कौन थे, पुष्यगुप्त। अशोका के समय कौन थे, तुषापा, ठीक है, तुषास्पा, ठीक है, तुषस्पा। और रुद्रदामन के समय कौन थे, तो सुविश, सुविशाखा, सुविशाखा, ठीक है, सुविशाखा। और जब स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन था, चक्रपालिता, चक्रपालित, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और इसके साथ इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत क्वेश्चन, इससे तीन चार ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन पूछा था। जैसे पहला, जानवरों को मारने को रोकने के लिए, मतलब उनके प्रैक्टिस, जो एनिमल सेक्रीफाइस प्रैक्टिसेस थे उनको रोकने के लिए फर्स्ट रॉक एडिक्ट था, ठीक है, इसको ध्यान ध्यान में रखेंगे आप। अच्छा अशोक के सेकंड एडिक्ट में क्या था, उसमें उन्होंने ये पहले का ही है, फर्स्ट में कंडोमिनेशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, ऑल ह्यूमंस आर माय चाइल्ड, ठीक है, सेपरेट फर्स्ट रॉक एडिक्ट। तो दो थे उन दोनों का। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे क्या था, मेडिकल अरेंजमेंट की बात यहाँ पे की गई थी, ठीक है, मेडिकल अरेंजमेंट की बात यहाँ पे की गई थी। और चोला, पांड्या, सत्यपुत्रा, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी, इन सब के बारे में भी जानकारी मिलती है। थर्ड रॉक की बात अगर करें, थर्ड रॉक एडिक्ट की, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रॉयल ऑफिसर्स, युक्तास, रज्जुक, प्रोविंशियल ऑफिसर्स, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। फोर्थ की बात अगर कर लें तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ धम्मा, धम्मा घोष का डिक्लेरेशन के बारे में जानकारी मिलती है। साउंड ऑफ धम्मा रिप्लेसिंग भेरी घोष, मतलब भेरी घोष को हटा के धम्मा घोष को अपनाने की बात। फिफ्थ की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ रॉक एडिक्ट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एट की बात अगर कर लें, एट की बात अगर हम कर लें तो मेंशन ऑफ अशोका पिलग्रिमेजेस, ठीक है, पिलग्रिमेजेस। फिर बात करते हैं नाइन्थ की, तो नाइन्थ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरियस ऑक्यूपिशियस धम्म मंगला। टेंथ, हाँ टेंथ की बात करें, एडवाइस टू फॉलो धम्मा, अगर बात की जाए कि एडवाइस टू फॉलो धम्मा किसमें है तो वो है टेंथ में। 11th की बात करें तो मेंशन ऑफ धम्मा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। 12th की बात कर लें तो पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस,
पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। फिर 13 की बारे में अगर बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग वार, कलिंग वार 13 से मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब चलते हैं आगे। Who was the first who was the first to use the Hindi language extensively for the propagation of his religious messages? तो अपने संदेश के प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा का उपयोग किसने किया? किसने किया था? कबीरदास जी ने किया था, दादू जी ने किया था, गुरु नानक जी ने किया था, या रामानंद जी ने? तो रामानंद जी ने किया था, और इन्हीं किस्से से थे कौन? कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे कि इन्हीं के क्या थे? शिष्य थे कबीरदास जी। ठीक है, और आइए इनके बारे में कुछ चीजें और भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ कुछ संप्रदाय दिए हुए हैं और उनके संस्थापक और आचार्य के बारे में जानकारी है। ठीक है, अब बात करें बरकरी, बरकरी संप्रदाय तो नामदेव हैं। ठीक है, धरकरी संप्रदाय के रामदास हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय के रामानुज हैं, परमार्थ के रामदास हैं, रामावत के रामानंद हैं। ठीक है, रामावत के रामानंद हैं, यही पीछे वाले रामानंद। आजीवक के मक्खली गोशाल हैं। ठीक है, मक्खली गोशाल हैं। और फिर उसके बाद नास्तिक संप्रदाय की बात करते हैं, उच्छेदवाद, अजीत केसंग कंबली हैं। भौतिकवादी की बात करें तो चारवाक का नाम आता है। ठीक है, पदुखुत कच्चायन। फिर बात करते हैं घोर अक्रियावादी का पूर्ण कश्यप, अनिश्चयवादी का संजय विट्ठलपुत्र, और नियतिवादी का मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल की जो बातें थी वो नियतिवाद, जो आज हम बात करते हैं ना कि अब अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमारी किस्मत में जो लिख दिया गया वही हमारी नियति है, वो नियतिवाद का सिद्धांत है। और वो किससे संबंधित है? वो मक्खली गोशाल से संबंधित है, आजीवक संप्रदाय। ठीक है, नियतिवाद भी इन्होंने ही, आजीवक का ही मत है नियतिवाद। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। गौतमी बलश्री, यशोवर्मन, विजय सेन और प्रतिहार रूलर बोझ। ठीक है, अब बताना है कि इनके इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ थे। देखिए, विजय सेन की बात जब भी आती है तो देवपाड़ा, देवपाड़ा। यशोवर्मन की बात तो मंदसौर, और गौतमी बलश्री की बात तो नासिक। वहीं प्रतिहार रूलर भोज की बात होती है तो ग्वालियर। देखिए, इसका 1 2 3 4 ही होगा। कहीं दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, सी विकल्प है हमारा, 1 2 3 4। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे अगर बात करें हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन की, तो यहाँ से क्या मिलता है? कलिंग किंग खारवेल, खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं अगर बात करें जूनागढ़ अभिलेख, तो रुद्रदामन से रिलेटेड रहा है। ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शन की बात करें तो गौतमी बलश्री से रिलेटेड रहा है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड रहा है। मंदसौर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो मालवा किंग यशोवर्मन से रहा है। वहीं एहोल की बात कर लें तो पुलकेशियन द्वितीय से रहा है। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन की बात कर लें तो प्रतिहार किंग मिहिर भोज से रिलेटेड रहा है। वहीं अगर भीतरी एंड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये स्कंदगुप्त से रिलेटेड रहा है। देवपाड़ा की बात करें तो विजय सेन से रिलेटेड रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ जितनी भी चीजें आपको ऐसी बताई जा रही हैं उनको नोट डाउन करते रहे, उनका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते रहे, उनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सूफी संत एंड देयर टाइटल करेक्टली मैच? तो चिरागे देहलवी, नहीं, निजामु देहलवी, शेख निजामुद नसरुद्दीन को कहा गया था ये। महबूब इलाही, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, नहीं इनका नहीं है, ये भी नहीं है। मुजाद्दीद, शेख सलीम चिश्ती, नहीं सलीम चिश्ती का नहीं था। और बंदा नवाज, बंदा नवाज की बात करें तो सैयद मोहम्मद गेसू दराज, बिल्कुल इन्हीं का था। अच्छा, इनको गेसू दराज क्यों कहते थे? इनके बाल बहुत लंबे लंबे थे, इसीलिए इनको गेसू दराज कहा जाता था। आइए अब देख लेते हैं कुछ सूफी ऑर्डर और फिर उनके बारे में कि उनके फाउंडर कौन कौन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफी ऑर्डर की बात अगर की जाए तो फाउंडर चिश्ती ऑर्डर कौन? अबू इशाक शामी। ठीक है, फिर सहरावर्दी ऑर्डर की बात अगर करें सोहरावर्दी की, तो शेख शहाबुद्दीन सहरावर्दी। ठीक है, फिर वहीं बात करें कादरी ऑर्डर की तो शेख अब्दुल कादरी जिलानी। ठीक है, वहीं अगर बात करें सतारी ऑर्डर की तो शेख अब्दुल्ला सतारी। वहीं बात कर लें अगर नक्शबंदी ऑर्डर की, नक्शबंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, नक्शबंदी ऑर्डर की तो बहाउद्दीन नक्शबंद। ठीक है, इनसे रिलेटेड रहा है। अब यहाँ पे ये देख लें कि किसको क्या क्या हमने क्या वो दिया है टाइटल।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कुतुब उल आफ्ताब कहते थे, कुतुब उल आफ्ताब। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान उल तारकीनी, तारकीन कहते थे, ठीक है। साकिब शेख निजामुद्दीन औलिया को महमूब इलाही या सुल्तान उल औलिया कहते थे। वहीं शेख सिजारुद्दीन उस्मानी को क्या कहते थे, आईने हिंद, ठीक है, आईना हिंद। और वहीं शेख नजरुद्दीन मोहम्मद को क्या कहते थे, चिरागे दलवही कहते थे। और शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद कहते थे, ठीक है। और अब्दुल कादिर जिलानी को पीर एन पीर कहते थे, ठीक है, पीर एन पीर। और फिर महमूब ए सुबानी, ठीक है। उसके बाद शेख अहमद सरहिंदी की बात करें तो मुजाजिद ईल अलिफ सानी इनको कहते थे, ठीक है। आशा करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, विच मुगल रूलर वॉज नोन एज कलंदर बिकॉज ऑफ हिज जेनरसिटी, मतलब कि उनके अपने उदारता की वजह से उनको कलंदर कहा जाता था। किसको कहा जाता था, तो कलंदर कहा जाता था बाबर को। किसको कहा जाता था, बाबर को कहा जाता था, बाबर को कहा जाता था कलंदर। बाबर 19 साल का वो लड़का जो काबुल से लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचा था। और मतलब अपने लगातार 4 ऐसे युद्ध जिसमें बाबर ने हार मानी ही नहीं, मतलब हारा हारा ही नहीं, वो लगातार जीतता रहा। तो ये क्या है कि भले उन्होंने क्या कैसे किस तरीके से किया, लेकिन अगर देखा जाए तो भाई बहादुरी की बात तो की ही जा सकती है। जैसे अगर वहां पे आप देखेंगे तो जहां पे ये पैदा हुए वहीं इनके विद्रोह हुआ, इनके परिवार से ही विद्रोह हो गया और इनको इनके साम्राज्य से निकाल दिया गया। उसके बाद काबुल आने के बाद ये दुनिया भर के युद्ध लड़े और सबको जीता, ठीक है। तो पहला जो युद्ध था भारत के लिए वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के साथ, और बाबर उसमें विनर रहे। बैटल ऑफ खानवा की बात करें तो 17 मार्च 1527 को, ठीक है, 15 मार्च 1527 को, एक एक साल पे ही है, देख लीजिए। फिर कौन है, राणा सांगा बाबर थे और बाबर जीते, ठीक है। बैटल ऑफ चंदेरी की बात करें तो 29 जनवरी 1528 की बात कर लेते हैं, इसी समय हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच बाबर ने जीत लिया। बैटल ऑफ घाघरा की बात करें तो 6 मई 1529 महमूद लोदी विस बाबर, ठीक है, बाबर जीते। मतलब हमारे यहाँ मतलब उस तरीके की तैयारी नहीं थी, यहाँ तो प्रॉपर क्या था, तोप ओप लेके चलते थे ये सब। तो ये कारण था। और बाकी की ये आप याद रखिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी कहानियां तो चलती रहेंगी, ये तो अभी भी हो रही हैं और आगे भी होंगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम के बारे में जानकारी है अगर आपको, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या है, अकबर्स मनसबदारी सिस्टम वाज इंस्पायर्ड बाय मंगोल डेसिमल सिस्टम, बिल्कुल था, जो मंगोलों के दशमलव प्रणाली थी उससे प्रेरित था ये सिस्टम। जाट इंडिकेट द पर्सनल रैंक, जो पर्सनल थे उनके रैंक सैलरी, वाइल सवार इंडिकेट द नंबर ऑफ कैलरीमैन, ठीक है, कैवलरीमैन। तो अगर बात की जाए जात तो उनके व्यक्तिगत पद और वेतन को दर्शाता था, वहीं सवार की बात करते हैं तो घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दर्शाता था। ये बात भी सही है। अब यहाँ पे क्या बताना है कि दोनों में से कौन से सही हैं, तो बोथ ऑप्शंस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। देख लेते हैं कुछ चीजें। देखिए यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अकबर ने अपने जीवन काल में क्या क्या चीजें की। अकबर अकबर की बात अगर करें तो उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या चीजें कौन कौन से बदलाव किए, तो देखते हैं। एबोलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स, तो पिलग्रिमेज टैक्स पे छूट की बात तो की गई थी 1562 में की गई थी, मतलब 1562 में। एबोलिशन ऑफ जजिया टैक्स, जजिया टैक्स से छूट कब दी गई थी, 1564, 1564 में, ठीक है, 1564 में की गई थी। एंड ऑफ सती प्रैक्टिस, अगर सती प्रथा की रोकने की बात करें तो 1562 मतलब 1562 में की गई थी। वहीं बात करें अगर एंड ऑफ पर्दा प्रथा की तो 1562 में, मतलब 1562 में की गई थी, 1562। और अगर बात कर लें एंड ऑफ कार तीर्थ पिलग्रिमेज तो ये भी 1563 में इसको बंद कर दिया गया। फाउंडर ऑफ फतेहपुर सीकरी एंड शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम आगरा, तो ये कब की गई थी, 1571 में। और 1571 से लेके 75 के बीच में ही मनसबदारी सिस्टम को भी क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना की भी शुरुआत कहाँ की गई थी, 1575 में की गई थी, हाउस ऑफ वर्शिप, इबादत खाना। वहीं बात करें अगर डिक्लेरेशन ऑफ मजहर, तो डिक्लेरेशन ऑफ मजहर कब किया गया था, 1579 में किया गया था।
1579 में। फाउंडेशन ऑफ दिन इलाही की बात करें तो 1582 में किया गया था। और वहीं बिगनिंग ऑफ इलाही कैलेंडर की बात करें तो ये जो कैलेंडर स्टार्ट किया गया था इलाही, ये 1583 एडी में किया गया था। ठीक है, तो ये सब थे अकबर के वर्क जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके क्रम या उनके काल, उनके समय, किसी के बारे में भी कि वो अकबर से संबंधित हैं या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल टॉम इज ओनली वन विदाउट अ डोम? हुमायूं डोम, या तो दो है, अकबर डोम नहीं है डोम, जहांगीर डोम, यहाँ सेंट्रल डोम है। क्या है? सेंट्रल डोम। बात करें टोम्ब ऑफ इत्मादुल्ला तो इनके पे भी डोम है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा एक बात और, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बेगा बेगम। और हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। वहीं अकबर का मकबरा ये आगरा में है। ठीक है, आगरा में है और ये खुले में है एकदम। यहाँ पे क्या है? कोई डोम नहीं है, खुले आंगन में ही है इनका मकबरा। ठीक है, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल एम्परर एंड देयर टॉम किसका कहाँ कहाँ पे है, इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाबर की बात करें तो काबुल में है, हुमायूं की बात करें तो दिल्ली में है, अकबर की बात करें तो आगरा में है, जहांगीर की बात करें तो लाहौर में है, शाहजहां की बात करें तो आगरा में है, और औरंगजेब की बात करें तो क्या है? कुल्दाबाद, छत्रपति संभाजी नगर, दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद में है, कुल्दाबाद। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। एमंग द फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया विच वन एस्टेब्लिश इट फर्स्ट फैक्ट्री एट ट्रांके बार? तो ट्रांके बार मतलब तमिलनाडु की बात हो रही है, तमिलनाडु की बात हो रही है, तमिलनाडु। तो यहाँ पहली फैक्ट्री किस कंपनी ने लिखा डाला था? पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? ये डेनिश ने किया था 1622 में, 1620 में, 1620 में किया था। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ड्यूरिंग whose tenure as governor general was the ली कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन ब्रिटिश इंडिया? तो अगर ब्रिटिश भारत में लोक सेवा में संबंधित ली आयोग के गठन किस वर्ष, किस जब गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन नहीं थे, लॉर्ड हार्डिंग भी नहीं थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी नहीं थे, लॉर्ड रीडिंग के समय किया गया था। लॉर्ड रीडिंग के समय किया गया था। आइए अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, जहां से एक क्वेश्चन बिल्कुल देखने को आपको मिल ही जाएगा। अब जैसे एचिंसन कमीशन की बात करें तो 1886, 1886 इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड था? सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी से। लॉर्ड डफरिन इस समय कौन थे? वायसराय थे। फ्रेजर कमीशन, फ्रेजर कमीशन की अगर बात करें, फ्रेजर या फ्रेजर कमीशन, तो ये 1902 में पुलिस व्यवस्था की जांच के लिए था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉर्ड कर्जन के समय था। रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड स्लिंगटन, स्लिंगटन। ठीक है, उच्च पदों में 25% भारतीय होने चाहिए, इसकी बात वहां की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग के समय ये भी हुआ था। ठीक है, अब लॉर्ड रीडिंग के समय देखिए दो ऐसी कमीशन थे जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली थी ली कमीशन 1924 में, लॉर्ड ली। अच्छा एक बात और, ये गठित तो 1923 में की गई थी, इसका गठन 1923 में किया गया था। इसने रिपोर्ट दी थी 1924 में। ठीक है, 1924 में, इसको ध्यान में रखना है। फिर सैंडर्स्ट कमीशन की अगर बात करें, सैंडर्स्ट कमीशन की बात करें तो एंड्रयू स्कीन इसके अध्यक्ष थे। भारतीय सेना का ये भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए भारतीय सेना के सैनिकरण, क्या भारतीयकरण की बात हो रही है भारतीय भारतीय सेना के। लॉर्ड रीडिंग के समय ये भी थे, तो ये दोनों इसलिए बस इंपॉर्टेंट है। बटलर कमेटी की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, हर्टकोट बटलर इसके अध्यक्ष थे। देसी रियासत क्राउन संबंध से संबंधित ये रहा है। लॉर्ड इरविन इस टाइम थे क्या? गवर्नर जनरल। ठीक है, अब निम्नलिखितों की बात कर लें तो 1928 में कृषि समस्याओं के लिए
हर्शल कमीशन की बात कर लें तो मुद्रा संबंधी सुझाव के लिए लैंसडाउन थे। और ओपीएम कमीशन की, अगर ओपीएम कमीशन की बात कर लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आप जाने कि अफीम के स्वास्थ्य जो प्रभाव हैं उसके बारे में थे। और ये कब किया गया था इसका गठन? 1893 में किया गया था, ठीक है। फिर मैकलन कमीशन की बात करें तो मैकलगन इसके क्या थे? अध्यक्ष थे और सरकारी वित्त से संबंधित था ये। आगे चलते हैं। विटले कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटले कमीशन पूछा जा सकता है। 1929 में जे एच विटली इसके अध्यक्ष थे और उद्योगों में श्रमिक दशाएं बताने के लिए इसका गठन किया गया था। क्या उद्देश्य हो सकते हैं इसके? और इरविन के समय, लॉर्ड इरविन के समय, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमीशन में किसके अध्यक्षता में ये की गई था इसका गठन, इस समिति का? जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो थे इस टाइम वायसराय। फिर मैकाले, ठीक है। मैकाले, मैकाले मिनट। तो अगर बात करें 1835 में लॉर्ड मैकाले, और शिक्षा पर व्यय नीति के संबंध में था। ये एजुकेशन से रिलेटेड है ये सारे, ठीक है। ये लेबर से था और ये एजुकेशन से, एजुकेशन वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वुड्स डिस्पैच, पहला मैकाले 1835, फिर वुड्स डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882, यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, फिर क्या है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917, कार्ड, और फिर एच कमेटी मतलब हार्टोक कमेटी की बात अगर करें तो 1929, सार्जेंट प्लान 1944। अब देखिए यहाँ पे इनके नाम से ही क्या है, सबके नाम है, लेकिन यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए माइकल सैडलर हैं और यूनिवर्सिटी कमीशन के लिए थॉमस रेले हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना आपको पता होना चाहिए। और ये सारे किसके लिए हैं? ये एजुकेशन के लिए हैं, आपको बस इतना देखना है, ठीक है। और आयोग की बात करें तो फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में लॉर्ड मैकाले के संरक्षण में किया गया था, अध्यक्षता में किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस टाइम वायसराय थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 मिनट का समय चाहूंगा मैं, कुछ दिक्कत आ गई है। बस 1 मिनट का टाइम, कुछ कट डाउन हो गया अपने से ही। जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों। बस 1 मिनट का टाइम चाहिए। कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है।
ठीक है, आइए आ जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सा नहीं है देखते हैं। जमींदारी की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। रेतवारी की बात करें तो थॉमस मुनरो। महलवारी की बात करें तो हॉल्ट मैकिन्जे, ठीक है, हॉल्ट मैकिन्जे सही है। इजारेदारी की बात करें तो ये लॉर्ड वेल्जली नहीं है, लॉर्ड वेल्जली नहीं थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। और कब किया था इन्होंने? 1772-73 में इन्होंने किया था, 72-73 में किया था इन्होंने, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। On the basis of geographical location, which of the following revolts occurred at southernmost place? अब सदर्न मोस्ट प्लेस की बात कर लें तो देखिए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन इसमें दिया ही हुआ है। अगर आपको इसमें दिखा दे कि आप इसको अरेंज करें पहले हुए और बाद हुए, मतलब कि कालानुक्रम एक तरीके से देखा जाए तो कब हुआ, इसके क्या, इसके बारे में आपको फिर वो करना है कि कौन सा किस काल में हुआ था, उसको एक क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण में सबसे, मतलब सदर्न मोस्ट कौन सा है, तो वो है पॉलीगर विद्रोह, ठीक है, पॉलीगर विद्रोह। ठीक है, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, तमिलनाडु से रिलेटेड है, तमिलनाडु से रिलेटेड है और सदर्न मोस्ट है। और अगर बात करें किट्टूर की तो कर्नाटका से रिलेटेड है। रंपा की बात करें तो आंध्रा और तेलंगाना से रिलेटेड है, और कोया भी आंध्रा और तेलंगाना से रिलेटेड है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं, चलते हैं आगे। द जर्नल, जर्नल जो थी हमारी पत्रिका बहिष्कृत भारत वॉज एसोसिएटेड विथ होम, किससे रिलेटेड थी? तो महात्मा गांधी, के रामकृष्ण, भीमराव अंबेडकर और मोतीलाल नेहरू। तो ये भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड थी, किससे? भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड थी। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द गदर पार्टी? गदर पार्टी की बात जब करें तो 1913 की बात आ जाती है हमेशा। लाला हरदयाल राय इससे रिलेटेड थे, सोहन सिंह भाकना इससे रिलेटेड थे, ये दोनों नाम तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। बरकतुल्ला भी इससे रिलेटेड थे, लेकिन तारक नाथ ये क्या थे? ये 1914 में जुड़े थे इससे, 1914 में जुड़े थे ये, किससे? गदर पार्टी से जुड़े थे। इनको बाद में क्या हुआ, इनको बाद में यूएसए की नागरिकता मिल गई, यूएसए की नागरिकता मिल गई, और फिर ये वहीं से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहे और भारत के लिए रेवोल्यूशनरी जो भी कदम थे उनको उठाते रहे वो, ठीक है। तारकनाथ दास, ब्रिटिश इनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन ये लास्ट तक जब इनको यूएसए की नागरिकता मिल गई तो इनको छोड़ दिया गया। हु अपोज द स्वदेशी मूवमेंट एंड सपोर्टेड वेस्टर्न आइडियाज? किसने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और पाश्चात्य विचारों का समर्थन किया? रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक किताब है, घर और दुनिया, घर और दुनिया। इससे पता चलता है, मतलब इससे भी पता चलता है, और इनके जो विचार थे वो भी ऐसे थे। मतलब टैगोर साहब ऐसे थे जो क्या करते थे, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और पाश्चात्य विचारों का समर्थन किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इसको ध्यान में रखेंगे आप। गीतांजलि इनकी बहुत फेमस बुक है, गीतांजलि। जनगण मन किसने शुरू किया था, किसने लिखा था? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। अच्छा, आप, मैंने आपको बताया है, आप बताइए जनगण मन सबसे पहले कहाँ गाया गया था? ठीक है, दिसंबर में ही गाया गया था। कहाँ गाया गया था, ईयर बताइए आप, और कहाँ, लोकेशन बताइए। इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यूनियन कांग्रेस फाउंडेड? तो कहाँ पे फाउंड किया गया था, कब किया गया था? तो AITUC की बात करें तो ये 1920 में क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसका गठन किया गया था लाला लाजपत राय, MN जोशी के अध्यक्षता में, मतलब इनकी अध्यक्षता में। कौन? प्लस MN जोशी, ठीक है, MN जोशी, इनकी अध्यक्षता में ही इसका गठन किया गया था, ठीक है। हु रेफर्ड टू महात्मा गांधी एज ए किंग ऑफ बैगर? देखिए, प्रिंस ऑफ बैगर की बात जब करते हैं तो प्रिंस ऑफ बैगर कहते थे मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी को। और इनको महामना की उपाधि किसने दी थी, आप कमेंट करके बताइए किस राजा ने दिया था। और जब बात करें किंग्स ऑफ बैगर, तो महात्मा गांधी को कहा था किसने?
मदन मोहन मालवीय ने कहा था किंग्स ऑफ बैगर, ठीक है, किंग्स ऑफ बैगर। वेस्टर्न चर्चिल की बात करें तो वेस्टर्न चर्चिल ने इन्हें अर्ध नग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्ध नग्न फकीर, मतलब हाफ नेक बेगर, ठीक है, बेगर। किसने कहा था? वेस्टर्न चर्चिल ने। अच्छा एक बात और, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? राष्ट्रपिता। महात्मा किसने कहा था? महात्मा किसने कहा था? ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? क्या महात्मा इन्होंने ही कहा था? कमेंट करके बताइए। ठीक है। नेहरू जी ने क्या कहा था? नेहरू जी ने कहा था, क्या कहा था? बापू, बापू। ठीक, चलते हैं आगे। व्हाट नेम डिड सुभाष चंद्र बोस गिव टू अंडमान आइलैंड आफ्टर दे वेयर हैंड ओवर बाई जापान? अच्छा, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या नाम दिया गया था? शहीद द्वीप। क्या दिया गया था? शहीद द्वीप दिया गया था। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक रॉस द्वीप है, एक हेवलॉक है, ठीक है। इन दोनों का नाम 2018 में क्या कर दिया गया, ये कमेंट करके बताइए आप। एक का नाम स्वराज किया गया है, एक का नाम क्या किया गया है? एक का नाम स्वराज किया गया है, एक का नाम शहीद किया गया है। तो किसका नाम क्या किया गया है, ये कमेंट करके आप जरूर बताइए इसके बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जैसे रास, एच और एक और है, कौन सा है? तीन द्वीप है। इन तीनों द्वीपों का नाम आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। जैसे रास द्वीप को तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। हेवलॉक द्वीप को क्या कहा गया है? शहीद द्वीप कहा गया है। क्या कहा गया है? शहीद द्वीप कहा गया था। किसको? रास द्वीप को। अ, रास द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हेवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा गया था। क्या कहा गया था? स्वराज द्वीप। और अगर नील, ये जो नील द्वीप है, नील द्वीप को क्या कहा गया था? इसको कहा गया था शहीद, शहीद, शहीद द्वीप। ठीक, शहीद द्वीप 2018 में इसका नाम ये पड़ा था, ठीक है। और इसकी जो ऊंची चोटियां हैं अंडमान की, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी अगले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसको जरूर देख लें आप सभी। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज करेक्ट? आइए देख लेते हैं क्या क्या है। आइए देखते हैं। ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नहीं, ऐसा नहीं है। राइट्स अंडर, जैसे 20 और 21 नहीं सस्पेंड किया जा सकता है, तो ये गलत है। राइट्स अंडर 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नहीं किया जा सकता। राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है, ये वाली बात तो सही है। राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये वाली बात सही है। इसमें अगर बात देखिए, यहाँ पे गलत की बात क्या है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप के इमरजेंसीज की बात नहीं होती 19 को हटाने के लिए, ठीक है। 19 को हटाने के लिए इंटरनल की बात जब होती है तभी हटाया जाता है। तो ये वाली कथन भी गलत है, हमारा डी वाला सही हो जाता है। क्या हो जाता है? डी वाला सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। जब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 18? आर्टिकल 18 में मतलब जो उपाधियों के लिए बात किया जाता है कि कोई भी ऐसा उपाधि नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो वो कौन सा है, आइए देखते हैं। देखते हैं क्या क्या प्रतिषेध प्रतिषेध है इसमें, क्या क्या किस चीज़ों को अपनाया नहीं गया है। स्टेट कॉन्फरिंग एकेडमिक डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन ऑन सिटीजन, राज्य द्वारा शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना, नहीं, इसको नहीं रोका गया है, ये किया जा सकता है। लोग अब लिखते हैं डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो ये नहीं है वैध, मतलब अवैध। एन इंडियन सिटीजन एक्सेप्टिंग अ टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट, तो भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करना, ठीक है। अ फॉरेन एक्सेप्टिंग अ टाइटल, अ फॉरेनर एक्सेप्टिंग अ टाइटल विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट, विदेशी मतलब राष्ट्रपति के अनुमति के बिना ही, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना ही क्या करें? ये तो सही बात है। और
अस्वीकार करना, अनुमति के बिना विदेशी द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि स्वीकार करना। फिर क्या है, अ सिटीजन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्टिंग ऑफ फॉरेन गिफ्ट विदाउट कंसेंट, लाभ के पद पर आसीन नागरिक द्वारा विदेशी उपहार स्वीकार करना। तो देखिए जब यहाँ बात की जाती है, अच्छा देखिए यहाँ पे ना, ये जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो तो ये चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट। अब कोई उपाधि के लिए अगर कोई डिग्री ले रहा है तो उसकी उपाधि के लिए ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात भी सही है। यहाँ पे जो गलत है वो पहला वाला ही है, जो पहला वाला ही है कि स्टेट कॉन्फरिंग एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन सिटीजन। जैसे हम धार्मिक कार्यों में, किसमें, धार्मिक रिलीजियस कार्यों में, धार्मिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक और उसके बाद भारतीय कुछ मानक उपाधियां हैं, ठीक है। भारत के मानक उपाधियां जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, भूषण, विभूषण इत्यादि, इन सब में क्या होता है, इन सबको लिया जा सकता है, बाकी सबको नहीं लिया जा सकता है। उपाधि का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, कि किसी भी, जैसे एक पहले नाम हो जाता था कि राजा राज, अब जैसे आपका नाम क्या है, राहुल है, और आप अपना नाम रख लेते हैं राजा धीराज महाराज राहुल। तो ये सब बैन है, ठीक है, ये सब बैन है। और वंशानुगत प्रणाली को भी बैन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकरेक्ट। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ठीक है। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन, नहीं ऐसा नहीं है। 23 और 22 तो, सॉरी 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सब सबके लिए है, ठीक है, ये सब सबके लिए है। 14, अब देखते हैं 21, अब देखते हैं क्या है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 was enacted to combat trafficking। तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम मानव तस्करी से निपटने हेतु बना है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। आर्टिकल 23 एम टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल सेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, ये भी ठीक है। हमारा जो गलत है वो बी है, क्या है, हमारा जो गलत है वो बी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी को क्या किया गया है, गलत कर दिया गया है पहले से ही। आगे चलते हैं। Which statement correctly reflect the special power of राज्य सभा regarding the state list? राज्य सभा किसी विषय को स्थायी रूप से राज्य सूची से हटा सकता है। राज्य सभा कैन परमानेंटली रिमूव अ सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट, नहीं। राज्यसभा अलोन कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट मैटर, राज्यसभा को राज्य विषयों पर विशेष विधायी सकती है, नहीं। राज्यसभा कैन अथराइज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट बाय 2/3 मेजोरिटी, मतलब राज्यसभा 2/3 बहुमत से संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति दे सकता है, बिल्कुल। पहले उसको पारित किया जाता है, पारित होने के बाद अगर वो 2/3 से पारित हो जाता है वो प्रस्ताव, तब जाके वो अनुमति मिलती है। इसके बारे में जाने, ये सही है। बाकी राज्यसभा कैन वीटो स्टेट लिस्ट बिल विदाउट लोकसभा अप्रूवल, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट ऑफ abrogation of article 370 on and 35A on जम्मू कश्मीर। तो 370 और 35A की बात जब करते हैं तो निस्तारीकरण, इसका जो निरस्तीकरण हुआ था, तो निरस्तीकरण में मतलब इसको जब एबलिश किया गया था, इसको हटाया गया था, तो क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में बात करेंगे। J&K became an independent state within India, नहीं। स्पेशल स्टेटस वाज रिमूव्ड एंड J&K रिकॉग्नाइज्ड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, सही है। आर्टिकल 35 रिमेन्ड इन फोर्स, नहीं ऐसा नहीं है, हटा दिया गया। एब्रोगेशन वाज इम्पोज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, नहीं ऐसी बात नहीं है। विधानसभा न सॉरी संविधान सभा न होने के कारण ही ये संभव हो पाया था, अगर संविधान सभा होता तो ये संभव ना हो पाता, ठीक है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग, अच्छा इसके लिए आर्टिकल 370 एक मूवी है, आर्टिकल 370 जरूर देखिए, ऐसी मूवीज को आपको देखना चाहिए। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लासिकल
लैंग्वेज अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज इनकरेक्ट। क्या है? तमिल वाज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज इन 2024 2004। ठीक है। प्राकृतिक प्राकृत एंड पाली वेर रिकॉग्नाइज एज, ये भी सही बात है, लैंग्वेज अंडर एनईपी, सही है। पर्सियन इंक्लूजन इंक्रीज टोटल क्लासिकल लैंग्वेज टू 9, बिल्कुल, जब फारसी इसमें जोड़ा गया तो कुल 7 हो गए, 9 हो गई। 8 शेड्यूल रिकॉग्नाइज 23, नहीं ये 22 है, कितना है 22, तो यही गलत है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, पारसी, ये सब क्या है इसमें, उड़िया, ये सब क्या है इसमें जुड़े हुए 9 मतलब लैंग्वेज हैं जो क्लासिकल हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर रिलेटेड टू कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो क्या है देखते हैं। टेम्परेरी प्रेसिडेंट की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, बिल्कुल थे। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी ठीक है, पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे फिर राजेंद्र प्रसाद हो गए। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो एच.एस. मुखर्जी थे, बिल्कुल थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की बात करें तो बी.एन. राव थे, ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट हियर, ठीक है, ऑल आर करेक्ट हियर, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया इज करेक्ट? गठबंधन सरकार के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है? कोलिशन आर ऑलवेज प्री पोल अलायंस, गठबंधन हमेशा चुनाव पूर्व होते हैं, ठीक है। पॉलिसी डिफरेंस, पॉलिसी डिफरेंस, हाँ, पॉलिसी डिफरेंस ऑफन मेक कोलिजन गवर्नमेंट अनस्टेबल, नीतिगत मतभेदों से गठबंधन सरकार अस्थिर होती है। तो देखिए गठबंधन हमेशा चुनाव पूर्व होते हैं, ये बात गलत है। पॉलिसी बाद में भी होते हैं, पॉलिसी डिफरेंसेस ऑफन मेक कोलिजन, गठबंधन सरकारें अस्थिर होती हैं, बिल्कुल सही बात है। प्राइम मिनिस्टर हैज़ मोर पावर दैन इन सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है, कम हो जाती है। सरकारिया कमीशन प्रेफर्ड सिंगल पार्टी गवर्नमेंट ओनली, एक दली, नहीं ये वाली बात भी सही तो नहीं है। अच्छा उन्होंने विधान मंडल के बारे में भी किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट पाने वाली पार्टी को लेके, एक दलीय सरकार के लिए नहीं किया था, ठीक है। विच सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर अंडर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, विशेष संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत संसद की विधायी शक्ति कौन सी स्थिति दर्शाती है? पार्लियामेंट लेजिस्लेट एग्जीक्यूटिव ऑन स्टेट लिस्ट नॉर्मली, संसद सामान्यतः राज्य सूची पर कानून बनाती है। पार्लियामेंट अमेंड स्टेट लॉ ऑन कंकरेंट लिस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो आपातकाल में संसद समवर्ती सूची के राज्य कानून में संशोधन करती है। पार्लियामेंट डिसाइड स्टेट टैक्सेशन विदाउट कंसल्टेशन, संसद राज्यों के कर बिना परामर्श तय करती है। पार्लियामेंट लेजिस्लेट फॉर यूटीज विदाउट प्रेसिडेंट असेंट्स, ठीक है, पार्लियामेंट लेजिस्लेट फॉर यूटीज, संसद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना यूटी पर कानून बनाती है। तो अगर सही बात किया जाए तो राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सामान्यतः तो नहीं मिलता है, वो सामान्यतः तो नहीं मिलता है। अच्छा लेकिन ये विशेष परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपातकाल में जब संसद में समवर्ती सूची में मतलब राज्य कानून में संशोधन किया जा सकता है, कब? आपातकाल के समय, ये वाली बात ज़्यादा सही है, क्योंकि ये नहीं सही है, सामान्यतः नहीं करते हैं, और बिना राज्यों के मतलब परामर्श के भी ये काम नहीं होते हैं, और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना यूटी पर कानून नहीं बनाया जा सकता है। विच एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन इंडिया, भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल किस अधिनियम से बना था? तो वो था 1919, ठीक है, मतलब 1919 से बना था, 1919 से बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। अच्छा आपने भी इसके बारे में सुना होगा कि ये एक तरीके से देखा जाए तो इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए बता रहा हूं, देखिए डायरकी,
डायरकी मतलब द्वैध शासन प्रणाली की बात हो रही है यहाँ पे, डायरकी की बात हो रही है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन वोटिंग राइट्स यहाँ पे मिला था, वोटिंग राइट्स में तो डायरेक्ट वोट करने का अधिकार, ठीक है। चौथे की बात करें तो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन था यहाँ पे, ठीक है। पचवें की बात करें तो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया मतलब ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा कुछ लिमिटेशन भी थी, कुछ लिमिटेशन भी थे इसके हालांकि, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। 1990 था। और 1935 की बात अगर कर लें तो देखिए हमारे अभी संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम चीज़ें जो है वो 1935 से ली गई हैं, ठीक है, 1935 से ली गई हैं। इसको ध्यान 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 में रखेंगे आप। अच्छा, पृथक मत प्रणाली कब विकसित की गई थी, तो वो कब थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। हु वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कौन थे, फ्रैंक एंथनी, फ्रैंक एंथनी। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, तो कौन सा ऐसा है जो समवर्ती सूची में आता है, पुलिस राज्य का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है, यूटीज की बात अगर ना की जाए, क्रिमिनल लॉस, रेडियो टीवी एंड विदेश मामले, विदेश मामले तो केवल सेंट्रल की बात है, ठीक है। क्रिमिनल ऐसे हैं जिसपे दोनों दोनों क्रिमिनल लॉज ऐसे हैं जिन पे दोनों मतलब कानून बना सकते हैं। विच आर्टिकल डिटरमाइंस एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या है वो, आर्टिकल 57 है, आर्टिकल 57 है। और आर्टिकल 61 क्या है, महाभियोग है। 72 क्या है, क्षमादान है, ठीक है। और 143 क्या है, एडवाइस लेना सुप्रीम कोर्ट से। 123 क्या है, अध्यादेश है, ठीक है, अध्यादेश है। तो ये सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हु कैन समवन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जब भी ज्वाइंट सिटिंग की बात होगी तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो 108 आर्टिकल 108 हो जाता है, आर्टिकल 108, ठीक है। और कौन बुला सकता है, जब बुलाने की बात होती है तो दिस अथॉरिटी गोज टू प्रेसिडेंट ओनली, इवन व्हेन द ज्वाइंट सेशन विल कॉल अप देन इट विल प्रिसाइड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा ओनली, लेकिन बुलाने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को है, किसको है, प्रेसिडेंट को है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेसा एक्ट, पेसा एक्ट की बात जब करते हैं मतलब प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन एक्ट जो है उसकी बात जब आप करते हैं 1996 की, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एसटी एसटीज के उनके सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ये पेसा एक्ट लाया गया है। तो वो क्या है ये देखते हैं, प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ट्राइबल एरिया, नहीं, इंश्योर सेल्फ गवर्नेंस थ्रो ग्राम सभा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 124 मतलब ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ कंसल्टेशन इन जुडिशली अपॉइंटमेंट्स, तो क्या है देखते हैं, प्रेसिडेंट फॉलो ओनली सीजीआईज, ओनली दे दिया है, सीजीआईज पर्सनल ओपिनियन, नहीं, पर्सनल ओपिनियन से कुछ नहीं होता। प्रेसिडेंट इज बाउंडेड बाई कॉलेजियम डिसीजन, बिल्कुल होता है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जजेस इंडिपेंडेंटली, नहीं। प्रेसिडेंट कंसल्ट बट नीड नॉट फॉलो एडवाइस, ये भी गलत है। वो कॉलेजियम से डिसीजन पूछता है, एडवाइस लेता है और उसको मानने के लिए बाउंडेड होता है, तो बी वाला सही है यहाँ पे। विच केस डज नॉट फॉल अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो कौन सा मामला ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार में नहीं आएगा, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट आएगा, सेंटर स्टेट पॉलिसी डिसएग्रीमेंट आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिस्प्यूट ये भी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिस्प्यूट भी आएगा, स्टेट क्लेमिंग डैमेज फ्रॉम सेंटर, तो ये मतलब उनके क्षतिग्रस्तता को दिखाने के लिए कि सेंट्रल की वजह से ये काम हुआ है फिर उसको प्रतिपूर्ति की जाए, वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है, वो इसमें नहीं आएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द गवर्नर टेन्योर एंड रिमूवल? तो राज्यपाल के कार्यकाल और पदच्युति की जब बात करते हैं तो कौन सा कथन सही है? ठीक है, कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम विदाउट रीजन, ऐसा नहीं है भाई। कैन नॉट बी रिमूव्ड बिफोर 5 ईयर, ऐसा भी नहीं है। होल्ड ऑफिस एट प्रेसिडेंट प्लेजर बट नॉट एवरिटेनली, मतलब अगर बात किया जाए कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है लेकिन बिना किसी कारण के अपने पद से नहीं हटाया जा सकता, ये वाली बात सही। रिमूवल नॉट पॉसिबल आफ्टर अपॉइंटमेंट, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। 5 वर्ष की लिए नियुक्ति के लिए उनको लिया तो जाता है, ठीक है, लेकिन वहां पे जो बात कही गई है वो कुछ और कही गई है। जैसे वो होता है आर्टिकल 56, आर्टिकल 156 कहता है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहेगा लेकिन बिना किसी कारण से नहीं हटाया जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? देखते हैं, भारत के चुनाव आयुक्त की वर्तमान संरचना क्या है? वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओनली, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। टू इलेक्शन कमिश्नर ओनली नहीं, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड फोर नहीं, वन चीफ इलेक्शन जो कि है कौन? ज्ञानेश कुमार जी। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। और फिर अगर बात की जाए आगे की, दो और कौन कौन है? एक है जोशी साहब, जोशी साहब जो कि इलेक्शन कमिश्नर हैं, और दूसरे हैं सुखविंदर साहब, सुखविंदर साहब जो कि इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये है 1+2, ठीक है। किस में आता है ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 324 में। Which part of the constitution of India is described as the Magna Carta of India? तो आपको पता है फंडामेंटल राइट किस में है? फंडामेंटल राइट किस में है? किस में है बताइए? पार्ट 3 में, पार्ट 3 में, ठीक है। मैग्ना कार्टा की जब भी बात करेंगे तो वो किस में है? पार्ट 3 में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात की जाए तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, रिलीजन से रिलेटेड राइट्स, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड राइट्स, तो ये सारे क्या हैं? और फिर मतलब शोषण के विरुद्ध भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो ये कुल मिला के आर्टिकल्स हैं, कितने हैं? 12 to 35, जिसमें से 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक है। किसमें? 32 में, याद रखेंगे आप सभी। 21 क्या है? क्या है कमेंट करके बताइए, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन? यही है जो आपको आपके, मतलब अगर आपका फोन टैप हो रहा है, कोई टैप कर रहा है आपका फोन, तो उसके विरुद्ध जो अधिकार मिला हुआ है वो किसके अंतर्गत आता है? 14, 15, 17 या 19, किसके अंतर्गत आता है? देखिए, जब बात करते हैं हम इसकी, तो सबसे पहली जो बात है वो तो ये है कि ये आता है 21 में, 21 में, ठीक है, 21 में आता है। लेकिन और अगर इसके बारे में बात कर ली जाए, आता तो 21 में है, यहीं पे ई लिख लीजिए, आर्टिकल 21, ठीक है। तो ई वाला है विकल्प यहाँ पे। 19 के भी कुछ ऐसे थॉट्स हैं जिनके दायरे में ये आ सकता है, आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन है? 21 है मेन, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो 19 को लेके चल सकते हैं। भवानी, हेमावती, काबिनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? भवानी, हेमावती, काबिनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो किसकी हैं? देख लेते हैं। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी किसकी हैं? वो है कावेरी की। कावेरी की अगर लेंथ की बात करें तो 800 किलोमीटर के आसपास है। कहाँ से निकलती है?
कर्नाटका के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से एक हिल है, कौन सी? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी हिल्स है, यहीं से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है। कौन सी? कावेरी। कावेरी। इसकी जो सहायक नदियां हैं, भवानी है, हेमावती है, काबिनी है। ठीक है। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर हिल से। महाबलेश्वर हिल से निकलती है। ठीक है। कितना इसकी कितनी लेंथ है? तो इसकी लेंथ है 1410 किलोमीटर। ठीक है। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे, ट्रिब्यूटरी की बात करें तो भीमा, कोयना और तुंगभद्रा। ठीक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं गोदावरी की, तो गोदावरी की लेंथ कितनी है? गोदावरी की लेंथ है 1465 किलोमीटर। ठीक है। निकलती कहाँ से है? निकलती है त्र्यंबकेश्वर हिल्स से। त्र्यंबकेश्वर हिल्स नासिक के पास से। ठीक है। नासिक के पास से। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बहुत ढेर सारी हैं। इसकी सहायक नदियां बहुत ज़्यादा हैं। मतलब प्रवरा, मंजरा, प्रवरा, मंजरा। बहुत ढेर सारी नदियां हैं। ठीक है। इसकी सहायक नदियां तो गोदावरी। महानदी की बात करें तो महानदी के बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिंहावा, सिंहावा हिल्स से। सिंहावा हिल से निकलती है। ठीक है। तो बाकी की सारी चीज़ें ऐसी ही हैं जिनके बारे में आपको पता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक की बात करें, अगर ब्रैकिस वाटर लेक के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि जो ब्रैकिस वाटर लेक होता है, ब्रैकिस वाटर लेक होता है, वो भारत में सबसे बड़ा कहाँ है? तो वो है चिल्का लेक। चिल्का लेक। और ब्रैकिस वाटर मतलब होता है इसमें फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों मिले होते हैं ब्रैकिस वाटर में। और एक बात, सबसे पहले रामसर साइट, सबसे पहला रामसर साइट केवलादेव और ये चिल्का चिल्का लेक ही था। ठीक है। भारत में, इंडिया में। अब बात करते हैं, अधिकांश मीठे पानी की झील हिमालय क्षेत्र में है। मोस्ट फ्रेश वाटर लेक्स आर लोकेटेड इन हिमालय रीजन। सही है। भीमताल, नैनीताल एंड लोकटक आर मेजर फ्रेश वाटर लेक। बिल्कुल सही बात है। नैनीताल में तो 7 लेक हैं। और क्या लोकटक कहाँ है? मणिपुर में है। इसी को तैरता हुआ लेक भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक एक यहाँ पे एनिमल पाया जाता है जो यहाँ का विशेष एनिमल है। उसका नाम क्या है? कमेंट करके बताइए, जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत। ठीक है। तो ये क्या है? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर, और यहाँ पे करेक्ट ही बताना है। द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लोइंग ओवर इंडियन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट? तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड की जब बात करते हैं तो ये ओरिजिनेटेड होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी से ये क्या होता है? ये बनता है। ठीक है। क्योंकि उच्च दाब पेटी से होगा तभी वो क्या किधर जाएगा? वो लो प्रेशर जोन की तरफ जाएगा। वो लो प्रेशर जोन की तरफ जाएगा। और क्या होता है, इंडिया में उत्तर पूर्वी जो ये व्यापारिक पवनें हैं ये लो प्रेशर जोन की तरफ आती हैं, जो कि हिमालय के जो नीचे हैं उसके पास के जो रेंज है वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उधर से हवाएं इधर की तरफ आकर्षित होती हैं। मैथ्स लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है। क्या है? पेनाइन, ब्लैक हिल्स, साल्ट रेंज और रॉकी माउंटेन। ठीक है। आइए देखते हैं। पेनाइन की बात करें तो ये रेसिडुअल माउंटेन है, पुराना है। ब्लैक हिल्स की बात करें और साल्ट रेंज की बात करें, हाँ, रॉकी माउंटेन कैसा है? फोल्डेड माउंटेन है, 2। ये क्या है? 3। ठीक है। ब्लैक हिल्स की बात करें तो, और साल्ट रेंज की बात करें तो ब्लॉक माउंटेन। ठीक है। साल्ट रेंज की बात करें तो ब्लॉक माउंटेन, और ब्लैक हिल्स की बात करें तो 1। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक बात, ये वल्केनिक
ब्लैक हिल्स वल्केनिक नहीं है, ब्लैक हिल्स जो है वो वल्केनिक नहीं है, आपको ये बात पता होना चाहिए। सॉल्ट रेंज ये पाकिस्तान वाला वो है, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला है। ये ब्लैक, ये क्या है, अपलिफ्ट टोम्ब, टोम्ब अपलिफ्ट। मैं यहीं पे कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो ब्लैक हिल्स है, ठीक है, ब्लैक हिल्स है, ये क्या है, टोम्ब अपलिफ्ट, टोम्ब अपलिफ्ट माउंटेन है। क्या हुआ था स्टार्टिंग में जब ये, मतलब ये जब अपने, ये कोई मतलब समझिए आपकी ये धरा, ये क्या है, ये अर्थ है, अचानक से जब मैग्मा अंदर बनता जाता है और ऊपर की तरफ उठता है तो कुछ ऐसा बन जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, अपलिफ्ट टोम्ब। लेकिन अब वो मैग्मा क्या हो गया है, ठंडा हो चुका है, और वो ज्वालामुखी नहीं था, लेकिन उसको वल्केनिक से जोड़ा जरूर जाता है, वो है टॉम्ब अपलिफ्ट माउंटेन, उसको कहते हैं टॉम्ब अपलिफ्ट माउंटेन। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसके लिए आप सभी मैं सॉरी हूँ, लेकिन ये क्या है, ये टॉम्ब अपलिफ्ट माउंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो, अभी इसको हम नहीं करेंगे, ये स्टार हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि एक हमारा गलत हो गया है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द एस्बेस्टस फाउंड इन इंडिया, कहाँ है, राजस्थान में। और राजस्थान में क्या है, जल्दी बताइए। अगर यहाँ तो अभी ये तो एस्बेस्टस की बात हो रही है, और क्या, अगर तांबे की बात करें तो तांबे का कौन सा खदान है राजस्थान में, कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉटजॉल सॉइल, पॉटजॉल सॉइल के बारे में, दिस सॉइल डेवलप अंडर द कॉन्फेरस फॉरेस्ट रीजन, मृदा शंकुधारी वनों में विकसित होती है, ठीक है। पॉटजल सॉइल कंटेन हाई प्रपोर्शन ऑफ सिलिका, तो इसमें सिलिका तो बहुत पाई जाती है, बिल्कुल, सिलिका तो बहुत पाई जाती है, ये वाली बात सही है। ऊपर वाला क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ऊपर वाला स्टेटमेंट कह रहा है दिस सॉइल डेवलप, दिस सॉइल डेवलप, ऐसा अंडर कॉन्फेरस फॉरेस्ट रीजन, यह मृदा शंकुधारी वन क्षेत्र में क्या होती है, डेवलप होती है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये जो कॉन्फेरस फॉरेस्ट रीजन है, यहीं पे शंकुधारी वन जो है, यहीं पे क्या होती है, पॉटजॉल मृदा पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा तापमान नहीं मिल पाता है इनको, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सिलिका सिलिकेट वगैरह में नहीं बदल पाता है और ये सिलिका में ही रह जाता है, इसीलिए इसको पॉटजॉल सॉइल भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें ऐसी जगह पे ही डेवलप होती हैं जो शंकुधारी, और शंकुधारी कहाँ पे होते हैं, ये थोड़ा सा ढाल नुमा, वो जो मतलब तापमान, कम तापमान वाले ढाल नुमा पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहीं पे डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज कंसीडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स, तो क्या है, देखिए, जब बात करते हैं हम ट्रोपोस्फियर की, ये मान लीजिए ट्रोपोस्फियर है, फिर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है, ये है ट्रोपोस्फियर, और ये क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। जब भी हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हवाएं तेज चलती हैं, यहाँ पे दुनिया भर के मतलब एटमॉस्फेरिक एक्शन भी होते रहते हैं, तो यहाँ पे अगर उड़ेगा क्या प्लेन, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईंधन लगेगा, इसीलिए क्या स्ट्रेटोस्फियर में जब वो उड़ते हैं, वो भी कहाँ, लोअर स्ट्रेटोस्फियर में, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पे हवाएं भी नहीं चल रही होती हैं, तो ईंधन भी क्या, नॉर्मल लगता है जो लगना चाहिए, तो ये क्या है, स्ट्रेटोस्फियर में ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, ओजोन मंडल भी कहाँ पाया जाता है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, वो भी स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाती है, ठीक है। और ओजोन को किससे मापते हैं, डाप्सन से मापते हैं, उसकी इकाई, ओजोन लेयर के मापने की इकाई डाप्सन है, ठीक है। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो, क्या है, गोकक, तीर्थगढ़, तीरथगढ़, दूधसागर, दुदुमा, रिवर है और वाटरफॉल है। अगर दूध सागर की बात करें तो मांडवी, मांडवी, ठीक है। और जैसे ही आप सी का टू करते हैं, जैसे ही आप सी का टू करते हैं, तुरंत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी पे एक ही जगह टू है, ठीक है। बाकी का बता तो मैं देता हूँ। देखिए, जब भी बात होगी गोकक की, तो ये घाट प्रभा से रिलेटेड होगा, किससे होगा, घाट प्रभा से रिलेटेड होगा। और जब भी बात होगी तीरथगढ़ की, तो तीरथगढ़ किससे रिलेटेड होगा, कांगेर से रिलेटेड होगा। और जब भी बात होगी दुदुमा की, तो वो मच्छकुंड से रिलेटेड होगा, ठीक है, मच्छकुंड से रिलेटेड होगा। और हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, वो है डी, डी। Between which latitude does the polar
फ्रंट जेट स्ट्रीम जनरली डेवलप कहाँ पे होता है? 14 टू 60 लैटिट्यूड के बीच में ही होता है जेट स्ट्रीम। जो वाताग्र जेट स्ट्रीम है ये कहाँ पे डेवलप होते हैं? ये 40 टू 60 लैटिट्यूड पे ही डेवलप होता है। अब क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लैनेट नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में देखना है। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज, नहीं फोर्थ है। कौन सा है? फोर्थ। पहला कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर। दूसरा कौन सा है? सैटर्न। तीसरा कौन सा है? यूरेनस। यूरेनस। और चौथा कौन सा है? नेपच्यून। नेपच्यून। अब जब नेपच्यून की बात यहाँ पे हो ही रही है, नेपच्यून की बात यहाँ हो रही है, तो ये फोर्थ है। ट्राइटन, ये टाइटन नहीं है कि आप सैटर्न के साथ जाएंगे, ट्राइटन है। ट्राइटन इसी का मेजर सैटेलाइट है, ठीक है। अगर जुपिटर का पूछ, सॉरी सैटर्न का पूछता तब वो क्या था? टाइटन। टाइटन, ठीक है। एक तो टाटा की ब्रांड भी है। तो क्या हो गया? दोनों सही हैं, एक सही है, केवल दो। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज प्रॉपरली नोन एज डॉक्टर विंड्स? डॉक्टर विंड्स इसलिए क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छी होती है। और कहाँ से रिलेटेड है? हरमट्टन। हरमट्टन। क्या होता है कि जो डॉक्टर विंड्स है ये थोड़ी सी शुष्क हो जाती है, क्या हो जाती है? ड्राई होती है। और ड्राई होती है तो क्या होता है? जहाँ पे ये हवा जाती है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे मॉइस्ट होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, वो मतलब मॉइस्चर हो जाने के कारण क्या होता है? ऐसी जगहों पे जब ये ड्राई पवनें चलती हैं तो क्या होता है? तो ये कुछ ना कुछ, ये इनको डॉक्टर पवने इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हेल्थ के वाइज ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? ये मतलब लाभदायक होती हैं। क्या है? लाभदायक होती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं, ठीक है। और कहते कहाँ हैं इसको? ये वाला इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर विंड कहाँ कहते हैं? गिनी, गिनी तट पे। गिनी तट पर कहते हैं इसको क्या? डॉक्टर विंड, ठीक है। हरमट्टन है वो। नार्वेस्टर किसको कहते हैं? आप कमेंट करके बताइए। काल वैसाखी को नार्वेस्टर कहते हैं क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट द डोमिनियन रिपब्लिक फ्रॉम प्यूर्टो रिको? तो कौन सी जल संधि डोमिनियन गणराज्य को प्यूर्टो रिको से अलग करती है? वो है मोना पैसेज। कौन सी है? मोना पैसेज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन के बारे में देखना है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड एंड रेसिडुअल माउंटेन्स। दूसरा क्या है? माउंट मिशेल। माउंट मिशेल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अपलेशियन माउंटेन। तो अगर देखा जाए तो देखिए ये दोनों बात सही है। ये क्या है? फोल्ड और रेसिडुअल माउंटेन है, बहुत पुराना है, अवशिष्ट पर्वत है जैसे कि हमारा अरावली, ठीक है। और माउंट मिशेल इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इस माउंट मिशेल क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक है। ये मतलब पूछ लिया जाता है, अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो 2037 मीटर है। बोथ आर करेक्ट। What happened when the move eastward across the 180 longitude? तो क्या है? 180 देशांतर को पूर्व दिशा में जब पार करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। इसके बारे में बताना है। एक मिनट मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, और आप कोशिश करिए तब तक। मैं बहुत जल्दी जल्दी कराता हूँ अब। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है? एक दिन घटता है, जब पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा और ऐसे एक दिन घटेगा, ठीक है। भारत का वो जो समय मानक रेखा है वो कौन सी है? 8230, ठीक है। 82.5 कहाँ से जाती है? मिर्जापुर प्रयागराज वाले वो जो झूसी है वहां से जाती है, ठीक है। और दोनों रेखाएं कहाँ पे मिलती हैं? तो वो सरगुजा में। कौन सी दो रेखाएं? कमेंट करके बताइए। ब्लू मून के बारे में पूछ रहा है, कब होती हैं? व्हेन द मून इज क्लोजर टू द अर्थ, नहीं ये तो सुपर मून होता है। व्हेन फोर लूनार इक्लिप्स अकर टुगेदर, नहीं। व्हेन देयर आर टू फुल मून्स इन कैलेंडर मंथ, बिल्कुल यही कारण है, ठीक है। मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। माओरी, न्यूबा, सेंगमांग और न्यूजीलैंड, ठीक है। मलेशिया, सूडान, मोरक्को। अब यहाँ पे क्या है? ये ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स दिए हुए हैं, और इन ट्राइब्स को बताना है, ट्राइब्स को बताना है। अगर माओरी की बात करें तो ये न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। न्यूबा की बात करें तो ये सूडान से रिलेटेड है, मतलब 4 2।
सेमांग की बात करें तो ये मलेशिया से रिलेटेड है 1, और बैरबर की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, मोरक्को से 3। 4213, 4213 ए वाला विकल्प सही है। विच ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक क्वेश्चन में 4 फैक्ट है। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, अगर बात करें तो फर्स्ट कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है, कहाँ, मुंबई वाला। और दूसरे पे कौन सा है, चेन्नई पोर्ट। तीसरे पे कौन सा है, कांडला पोर्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में देखना है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन रिसीविंग लेस देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। नहीं, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल से 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है रेनफॉल, तो ये गलत हो गया। महोगनी, रोजवुड, सेनकोना एंड आर इम्पोर्टेंट ट्रीज आर फॉरेस्ट ऑफ दीज फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ओनली सेकंड विल बी करेक्ट हियर, ठीक है, ओनली सेकंड विल बी करेक्ट हियर। देख लीजिए आप सभी, चलते हैं आगे। अच्छा, अगर आपको ये जानना हो कि ये कहाँ पाया जाता है तो लक्षद्वीप, अंडमान, ठीक है। ऊपरी भाग, ठीक है। व्हेन डज द ट्रीटेड ऑफ द मानसून जनरली टेक प्लेस इन इंडिया। भारत में सामान्यतः मानसून की वापसी कब होती है, अक्टूबर नवंबर के आसपास, ठीक है। लास्ट में वो दिसंबर के आसपास कहाँ तक पहुँचता है, तमिलनाडु तक पहुँचता है, तो यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन ग्रोथ। तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक जनसंख्या वृद्धि में योगदान देते हैं। वृद्धि की बात हो रही है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। बिल्कुल सारे हैं, ऑल ऑफ द अबव। हालांकि आप बहुत टेक्निकली देखेंगे तो आपको लगेगा कि मृत्यु दर कैसे हो सकता है जनसंख्या वृद्धि में योगदान। चूंकि मृत्यु दर की बात हो रही है, अगर मृत्यु दर कम हो जाएगी और जन्म दर ज़्यादा हो जाएगी, मृत्यु दर कम हो गई तो भी, प्रवासन ज़्यादा हो गया तो भी, तो ये सारे योगदान देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट है और यूज है। जब क्रोनोमीटर की बात करते हैं तो एक्यूरेट टाइम ऑन शिप, जलयानों पर सटीक समय, बिल्कुल। बैरोमीटर की बात करते हैं तो मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही है। गायरोस्कोप की बात करते हैं, मेजर ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी कोणीय स्थिति का मापन, ये भी सही है। पायरोमीटर की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर, नहीं, हाई टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर। तो यही वाला हमारा विकल्प हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है, ठीक है। तो नोट करते चलिएगा। व्हेन अ कव converging and diverging lengths of equal focal length are placed in contact, they behave like which of the following। मतलब आप समझिए कि +5 का और -5 का, आप +5 और -5 के दो लेंस हैं। कहने का मतलब है कि मैं आपको 5 रुपए दूं और 5 रुपए का खर्चा बता दूं, आपके पास कितना पैसा बचेगा। तो दोनों को एक साथ जब जोड़ा जाता है तो न्यूट्रल आ जाता है। वो कैसा बिहेव करते हैं, प्लेन ग्लास प्लेट। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस की बात जब करते हैं तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 9/5 × C +32। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि किसी फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, वो है 45। 45 फ़ारेनहाइट है, उसको सेल्सियस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या 45 ये क्या दिया हुआ है, सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर में सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है, फ़ारेनहाइट में निकालना है। मान लीजिए टेम्परेचर दिया हुआ है 45 डिग्री सेल्सियस में, अब इसको फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए क्या करते हैं, 9/5 इंटू C मतलब 45 +32, तो क्या हो जाएगा,
991 प्लस 32, तो क्या हो जाएगा 113। कैसे हो जाएगा, इसको ऐड कर दिया गया यहाँ पे, इसको ऐड कर दिया गया यहाँ पे, और ये हो गया 113। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। एच ए बैथ न्यूक्लियर फिजन एज अ सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है। हिडकी युकावा डिस्कवरी ऑफ मेसन्स, तो मेसान मूल कणों की खोज या उसके सिद्धांत को बताया था इन्होंने, सिद्धांत को बताया था। फिर क्या है, सी डी एंडरसन डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन, बिल्कुल ये वाली बात सही है। जी टी सीबॉर्ग डिस्कवरी ऑफ यूरेनियम, डिस्कवरी ऑफ यूरेनियम। ठीक है। तो ये डिस्कवरी ऑफ यूरेनियम इन्होंने नहीं किया था, इसके पहले ही, इनसे पहले ही यूरेनियम की खोज हो चुकी थी, तो ये गलत है। और यहाँ पे हमको क्या, कौन सा सुमेलित नहीं है, यहीं पे ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, आगे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू न्यूक्लियर रिएक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नाभिकीय रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरेनियम 230 एंड प्लूटोनियम 239 आर कॉमनली यूज्ड एज फ्यूल, बिल्कुल है, ये दोनों फ्यूल के रूप में यूज होता है। ओनली हैवी वाटर कैन यूज्ड एज मॉडरेटर, केवल हैवी वाटर ओनली नहीं, ग्रेफाइट रॉड, बेरिलियम, बेरिलियम, ये सब क्या है, ये सब यूज होता है किसमें, मॉडरेटर के यूज में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हैवी वाटर ये नहीं है। अब यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, तो ये टू हो जाएगा केवल। ठीक है, टू। विथ रेफरेंस टू लाइफाई, लाइफाई, ठीक है, लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी, लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लाइफाई, जैसे वाईफाई होता है वैसे लाइफाई होता है। वाईफाई में क्या होता है, उसमें वेव होती है, और लाइफाई में लाइट होती है, जैसे बल्ब जलता है उससे भी तक क्या होती हैं चीज़ें, मतलब हमारी रेज हैं वो पहुंचती हैं, और इसकी वजह से फिर इंटरनेट वगैरह चलता है। तो आइए देख लेते हैं। प्रपोज्ड बाय फिजिस्ट हेराल्ड हास, तो प्रपोज्ड बाय फिजिशियन जो थे ये फिजिस्ट, ये हेरल हास थे। ठीक है। इट ऑफर्स हायर डाटा ट्रांसफर स्पीड दैन वाईफाई, इट ऑफर हायर डाटा ट्रांसफर स्पीड दैन, बिल्कुल करता है, हायर डाटा ट्रांसफर करता है। फिर क्या है, इट इज मोर सिक्योर दैन वाईफाई, तो क्या ये मोर सिक्योर होता है वाईफाई से, बिल्कुल होता है, ये सिक्योर तो होता है, क्योंकि एक रूम में ही जहां तक लाइट पहुंचेगी वहीं तक ये इंटरनेट चलेगा, तो इस रूम से बाहर तो जाएगा नहीं, तो सिक्योरिटी का खतरा तो होगा ही नहीं, सिक्योरिटी का खतरा तो होगा ही नहीं, सिक्योरिटी का खतरा तो होगा ही नहीं। ठीक है, इट इज मोर सिक्योर देन वाईफाई। ठीक है, ये भी सही है, और हेराल्ड हार्ट वाला भी सही है, ये याद रखें अगर लाईफाई की बात हो तो हेराल्ड हास। ठीक है, और ये सारे सही हैं उपरयुक्त सभी। विथ रेफरेंस टू नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी, जब आप किसी मॉल में जाते हैं और अपने कार्ड को टैप करते हैं, आप पेमेंट करने के लिए क्या करते हैं, अपने कार्ड को टैप कर लेते हैं, जैसे अपने, आपने क्या किया, अपने कार्ड को खाली उनकी मशीन से ऐसे लगाया और आपका पैसा कट गया, उसी को एनएफसी कहते हैं, वही है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, एनएफसी। और इसमें क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्टेक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल है। इट वर्क्स विद अ रेंज ऑफ अबाउट 4 सेंटीमीटर, सही है। इट डज नॉट यूज इंस्क्रिप्शन, ये करता है इंस्क्रिप्शन, नॉट नहीं, इंक्रिप्शन यूज करता है, 1 2 3, सॉरी 1 2, सही है, तीसरा वाला गलत है। विथ रेफरेंस टू कॉस्मोलॉजी कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ब्रह्मांड संबंधी बारे में उदाहरणों के बारे में कौन सा कथन सही है। इवेंट हॉरिजन डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ अ ब्लैक होल बियॉन्ड इवेंट्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, बिल्कुल, मतलब वहां पे प्रकाश जाता है और वो भी वापस नहीं आता है, तो कैसे पता चलेगा, और ये वाली बात सही है।
सिंगुलरिटी इज रीजन वेयर ग्रेविटी बिकम जीरो, जीरो नहीं मैक्सिमम इन्फिनिटी, ठीक है गलत है। स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं वो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन ही नहीं करता है, वो तो चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो क्या हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा नहीं है सुमेल? ड्राई आइस सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड, यही गलत है। मस्टर्ड गैस केमिकल वेरफेयर सही है। टेफ्लॉन फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर ये भी सही है। और फ्लोरीन क्या है? एलोट्रोप कार्बन, ये भी सही है। ए वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है मतलब हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के बारे में, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं उष्मा प्रतिरोधी है, सही नहीं बताना है, नहीं नॉट करेक्ट, कौन सा है बताना है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं उष्मा प्रतिरोधी है, सही बात है। इट इज unaffected by strong acid even higher temperature, ये भी बात सही है टेफ्लॉन के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ग्रामोफोन रिकॉर्ड एंड स्लीपर्स, इसका उपयोग ग्रामोफोन रिकॉर्डर और चप्पलें बनाने के लिए करते हैं, नहीं भाई इसका उपयोग कुकिंग बर्तन पर नॉन स्टिक लेप के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सी वाला विकल्प यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सोप? वेजिटेबल ऑयल्स, कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास, सोडियम सिलिकेट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इन सब का यूज़ करते हैं हम, ठीक है इन सब का यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिनका उपयोग नहीं करते हैं। यहीं पे एक फार्मूला लिख लीजिए, C18 कभी पूछ ले तो H35NaO2, यही है साबुन का फार्मूला, ठीक है ठीक है ये है साबुन का फार्मूला। तो ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है? वेजिटेबल ऑयल भी, कास्टिक सोडा कास्टिक पोटास भी, और सोडियम सिलिकेट भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? देखते हैं। मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स सही है। सेरोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड सीरम ये भी सही है। फ्रेनोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रेन फंक्शन ये भी सही है। एग्रस्टोलॉजी स्टडी ऑफ एक्वाटिक, नहीं ये तो एक्वाकल्चर है। क्या है? एक्वाकल्चर। और ये क्या है? ये तो घासों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ ग्रास, ठीक है। विथ रेफरेंस ऑफ डैनी डेनिसोवेंस विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? डेनिसोवेंस की बात जब करते हैं, डेनिसोवेंस की बात जब करते हैं, दे वेयर एन आर्कियन ह्यूमन स्पेसीज, सही बात है। फर्स्ट आइडेंटिफाई फ्रॉम रिमेन्स फाउंड इन साइबेरिया इन 2010, सही है साइबेरिया में पहली बार पहचान की गई थी इनकी। दे बिलोंग टू होमोसेपियंस, नहीं नियंडरथल थे, होमोसेपियंस सेपियंस नहीं थे, हमारे जैसे नहीं थे, हमारे से पहले वाले थे। क्या? नियंडरथल, नियंडरथल्स, ठीक है नियंडरथल्स थे, ये गलत है। तो हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू सैफरॉन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो सैफरॉन के लिए, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑफ क्रोकस सटाइवस, तो ये सैफरॉन कोकस की वर्तिका, ठीक है एवं वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, सही बात है होता है, ठीक है सही बात है होता है। फिर क्या है? इट कंटेन्स क्रोसिन एंड क्रोसेटीन कंपाउंड्स, तो ये क्रोकिन और क्रोसेटीन कंपाउंड पाए जाते हैं इसमें, ये भी सही है। तो हो जाएगा सी। नहीं पूछा है ना? एक मिनट का टाइम, फिर से कुछ टेक्निकल इशू है, बस एक मिनट रुक जाइएगा। हम बस एक मिनट।
कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। बस 1 मिनट। उसमें हमारा दोनों सही था। उसमें हमारा दोनों सही था, ठीक है। 1 मिनट का बस टाइम दीजिए, हो रहा है। कुछ हो गया था, कुछ टेक्निकल इशू था, मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ तुरंत। सर, ठीक है, तो हम लोगों ने मैक्सिमम तो कर ही लिया है। 1 मिनट का टाइम फिर से दीजिए। असुविधा के लिए खेद है। ये वाला क्वेश्चन अभी मैं सेलेक्ट कर रहा था और ये इधर आ गया, तो थोड़ा इसके साथ आप मैनेज करिए। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। आदि मानव ये भी कर लिया था हम लोगों ने। अब हम देख रहे हैं द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। अब देखते हैं यहाँ पे। असुविधा के लिए खेद है, सॉरी। कुछ टेक्निकल इशू है, मतलब जानबूझ के नहीं हो रहा है। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो ये कुल 2 भागों में होता है, एक अंतः कंकाल और एक बाह्य कंकाल, मतलब एक्सो स्केलेटन और एंडो स्केलेटन में होता है। तो 2 भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। 2 भाग में डिवाइड होता है, हमारा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द ह्यूमन स्केलेटन। तो जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 106 बोन्स, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 80 बोन्स नहीं, एक्सियल में 80 पाए जाते हैं। और इसमें अगर एपेंडिकुलर की बात करें तो 126 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 126 पाए जाते हैं। तो दोनों गलत हैं हमारे, ठीक है। तो दोनों गलत हैं हमारे, इसको ध्यान रखेंगे आप, इसको ध्यान रखेंगे आप। ये दोनों यहाँ पे हमारे क्या हैं? गलत हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी, जो मतलब अक्सर ये पूछा भी जाता है, अक्सर पूछा भी जाता है कि जैसे आपकी अगर खोपड़ी की बात की जाए, ठीक है, खोपड़ी की बात अगर की जाए तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 22। 22, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछ लेता है, ठीक है, क्या ऐसे ही पूछ लेता है। फिर उसके बाद अगर पसलियों की बात करें तो पसलियां और स्तनाभि जो होती हैं, मतलब कि रिप्स और स्टर्नम, ठीक है, ये क्या है? स्कल है, इंग्लिश वालों के लिए ये स्कल है 22, ठीक है। और अगर बात करें हम जैसे कि वेट्रेबल कॉलम की, वेट्रेबल कॉलम की अगर बात करें तो कुल कितनी होती हैं? 33। वेट्रेबल कॉलम में कुल कितनी होती हैं? 33 होती हैं, ठीक है। और हमारे हाथ में कितनी पाई जाती हैं, हैंड में? ये आप कमेंट करके बताइए। और हैंड में भी खाली आपके उंगलियों में कितनी पाई जाती हैं, आप बताइए कमेंट करके। प्रोटीन डाइजेशन इन ह्यूमन बिगिन विद द एक्शन ऑफ विच एंजाइम। तो क्या होता है, किससे होता है प्रोटीन का जो पाचन है, वो किस एंजाइम से शुरू होता है? किस एंजाइम शुरू होता है? तो वो होता है पेप्सिन से।
पेप्सिन से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? जेम्स लेन किससे हैं? स्कर्वी के रोकथाम के लिए। फिर कौन है? पॉल मुलर, डिस्कवरी ऑफ विटामिन। फिर ये भी सही है, ये भी सही है। फिर कौन है? एल्मर मैकुलम, विटामिन ए एंड बी। नहीं, पॉल मुलर विटामिन के लिए नहीं थे, एल्मर मैकुलम थे विटामिन ए एंड बी के लिए, और इवांस एंड बिशप किसके लिए थे? विटामिन ए के लिए थे। विटामिन के की खोज किसने की थी? विटामिन के की खोज किसने की थी? ये एक नाम है, हेनरिक डैम। हेनरिक डैम, इन्होंने की थी खोज, ठीक है, हेनरिक डैम ने की थी खोज। ठीक है, अगर बात करें पाल मुलर की, तो पाल मुलर डीडीटी टीके की खोज किए थे। कौन? पाल मुलर। हाउ मेनी पेयर इन स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, तो कितने स्पाइनल नर्व्स पाए जाते हैं किसमें? मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी सुषुम्नाएं पाई जाती हैं? तो आप बताइए कुल कितनी जोड़ी सुषुम्नाएं पाई जाती हैं? कुल पाई जाती हैं 31 जोड़ी, ठीक है, 31 पेयर्स पाए जाते हैं। रोम्बेनसेफेलॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो रेम्बेनसेफेलॉन जो है वो किससे संबंधित है? रीढ़ की हड्डी, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, किससे रिलेटेड है? स्पाइनल कॉर्ड, फोरे ब्रेन, मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन, किससे रिलेटेड है? तो अगर इसकी बात करें तो ये हिंड ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, हिंड ब्रेन से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब एक बात और, एक बात और मैं आपसे बता दूं, जैसे अब करंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब जो करंट के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, इन सब के लिए आपको कोई थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, जब करंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो करंट के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। क्या होता है? प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्या होंगे, सतत आप उस पर बने रहेंगे, क्योंकि करंट हमेशा भूलता रहता है, जल्दी जल्दी भूलता जाता है। तो आप इन चीज़ों को क्या ध्यान में रखेंगे और मेहनत करते जाएंगे। आइए देखते हैं, विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट इम्पोज अ बैन ऑन बेगिंग, तो भारत में अभी दो सिटी की बात आई थी, एक था इंदौर और एक था भोपाल, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अगर अब स्टेट की बात करें तो मिजोरम है जिसने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है भीख मांगने को। इन सितंबर 2025 इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग सिस्टम वाज लॉन्च इन विच स्टेट, तो किस स्टेट में ये सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये है गुजरात। क्या है? गुजरात। हु वाज अपॉइंटेड हु वाज अपॉइंटेड एज ग्लोबल चीफ एआई एंड सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ TCS इन सितंबर, तो किसको किया गया है? अमित कपूर को किया गया है। किसको किया गया है? अमित कपूर को। Which ministry launched the beta version of the AI based translator आदिवानी फॉर ट्राइबल लैंग्वेज, तो ये अगर इसकी बात की जाए तो देखिए, मैंने आपको एक बार और भी बताया था इसके बारे में, ये है जनजाति मंत्रालय, ठीक है। इसमें क्या है, भाषा को और साध्य बनाने के लिए, मतलब सभी के लिए आसान बनाने के लिए ये किया जाता है। जैसे कि हम अभी चिल्लाने लग जाते हैं, वी कांट अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज, वी कांट अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज, दुनिया भर की चीज़ें हैं। जैसे आप लोग भी कहते हैं, भाषा पे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, जबकि भाषा केवल एक माध्यम है। तो ये किससे रिलेटेड है? जनजातीय कार्य मंत्रालय से। अब अगर मिनरल्स की बात करें तो भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स पे सहयोग ज्ञापन किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? मतलब MOU जो MOC साइन किया है क्रिटिकल मिनरल्स पे, किस कंट्री के साथ किया है? तो वो है जापान। किसके साथ? जापान के साथ। द भारत ब्रेन हेल्थ सर्विस इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, जब भारत ब्रेन की बात हो रही है, मतलब भारत बायो डिजाइन रिसर्च, भारत बायो डिजाइन एंड रिसर्च एंड इनोवेशन, यही है ब्रेन। क्या है? यही है ब्रेन, ठीक है।
अब ब्रेन की बात करें तो हेल्थ सर्विस इनिशिएटिव विच स्टेट, किस स्टेट के द्वारा किया गया है? तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो ये आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। द फिफ्थ आसियान समिट यूथ समिट, फिफ्थ आसियान इंडिया यूथ समिट 2025 was held in which place? जकार्ता, बाली, गोवा, हनोई। जकार्ता, बाली, गोवा, हनोई गाली कह रहा हूँ, सॉरी, गोवा, हनोई। अकॉर्डिंग टू द एडीआर रिपोर्ट, हु was रैंक एज इंडियाज रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर? अगर एआई रिपोर्ट, एडीआर मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात जब करें इस रिपोर्ट की, तो भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। उसके बाद कौन है? प्रेमा खांडू। और उसके बाद कौन है? सीतारमैया। ठीक है, तो पहले कहाँ के हैं ये कमेंट करके बताइए आप, दूसरे और तीसरे नंबर पे। वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड साइंस डे 2025 वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये कब मनाया गया था? ये 10th ऑफ नवंबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 10th ऑफ नवंबर को मनाया गया था। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड साइंस का इसका थीम क्या था, तो थीम देखते हैं क्या है। थीम है ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्म, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्म एंड टुमारो, टुमारो। फिर क्या है? साइंस वी नीड फॉर 2050। ठीक है, 2050, 10th नवंबर। In India, in November 2025, which country joined Brazil-led Tropical Forest for Forever facility as an observer? तो ऑब्जर्वर के तौर पे किसने किया है? तो देखिए, बात यह है कि भारत में पूछा जा रहा है, तो एक बार आप गेस तो कर ही सकते हैं। भारत। इंडियन वुमेन क्रिकेटर रिचा घोष बिकम डीएसपी ऑफ विच स्टेट? तो किस रिचा घोष को किस स्टेट का बनाया गया है डीएसपी? वो है पश्चिम बंगाल। फिर है द सेकंड डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन विल बी हेल्ड इन विच सिटी? डब्ल्यूएचओ का जो दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 है, वो कहाँ आयोजित होगा? तो देखिए, ये होगा हमारे ही जगह होने वाला है, नई दिल्ली में। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। अच्छा, एक बात और, डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल समिट है, तो इसका एक थीम भी है। क्या है? एक थीम भी है। जिसका जिसका थीम रहता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पूछा जा सकता है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको। पूरा अगर आप नहीं कर सकते तो आप इतना याद रखिए, रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग बैलेंसिंग, रिस्टोरिंग बैलेंस। ठीक है। फिर क्या है? द साइंस एंड साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ, प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ वेलबींग, वेलबींग, ये है इसका थीम। ठीक है। विच इंडियन Which Indian natural world heritage site receive a good rating from IUCN? किसको दिया गया है ये गुड रेटिंग? किसको दिया गया है? तो ये है कंचनजंगा, कंचनजंगा। India's rank at which position globally in the क्लीन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन पाइपलाइन? कौन सा रैंक मिला है भारत को? तो अगर इसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि कौन सी रैंक मिली है। तो आप थोड़ा भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये तीसरी रैंक है। कौन सी रैंक है? ये तीसरी रैंक है। और किसकी तरफ से मिली है? किसकी तरफ से मिली है? इंडियाज रैंक ग्लोबली क्लीन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन पाइपलाइन, क्लीन इंडस्ट्रियल, तीसरी रैंक है। अगर यहीं पे पूछ ले आपसे कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी, तीसरी, जैसे तीसरी कई चीज़ों में रैंक रही है, किन किन चीज़ों में रही है आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि भूल जाता है आदमी। पहला कौन सा है? चाइना। दूसरा कौन सा है? यूएसए। और तीसरा कौन सा है? इंडिया। देखिए, ये वाली रैंकिंग जो है, ये वाली व्यवस्था वो बहुत जगह देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है कमेंट करके बताइए। विच कंपनी वॉज डिक्लेयर द ऑफिशियल कलर पार्टनर ऑफ इंडियन क्रिकेटर, क्रिकेट, सॉरी, इंडियन क्रिकेट? तो कौन है वो? एशियन पेंट्स हैं, एशियन पेंट्स हैं। Which union minister inaugurated the pellet plant and led the foundation
स्टोन ऑफ द K2 बायोएथेनॉल प्लांट इन रेवाड़ी हरियाणा इन नवंबर 2025। तो किसने किया था ये शुरू? किसने किया था? कौन से मंत्री थे जिन्होंने ये शुरू किया था? तो वो थे प्रहलाद जोशी, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। प्रहलाद जोशी केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ठीक है। इन नवंबर 2025 हु WHO डिक्लेयर विच कंट्री एज पोलियो फ्री? किसको किया गया? फिलीपींस को, श्रीलंका को, इंडोनेशिया को या वियतनाम को? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडोनेशिया को। हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द इंडियन ओपन 2025 हेल्ड इन इंदौर? किसने जीता? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने। द मैन सिंगल टाइटल ऑफ इंडियन ओपन 2025 हु वन वॉज वन बाई द विच प्लेयर? अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन जीता है इसको। तो देखिए मैं आपको बता दूं, स्क्वैश पुरुष की बात यहाँ पे हो रही है, स्क्वैश पुरुष की बात यहाँ पे हो रही है, और ये हैं करीम एल टर्की। ठीक है, करीम एल टर्की। अच्छा यहीं पे एक बात और मैं आपको, मतलब एक क्वेश्चन है, पहले तो आपको क्या क्या बताना है, इसके आंसर आपको मिलेंगे। पहले आप बताइए कि इंडिया की रैंक थर्ड कहाँ कहाँ है? थर्ड कहाँ कहाँ है? जैसे आ, अगर एनर्जी में देखा जाए तो किस एनर्जी में है, फिर अगर देखा जाए तो किस इंडेक्स में, किस इंडेक्स में थर्ड रैंक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप ये बताइए कि बिहार की रैंक कहाँ कहाँ थर्ड है, कहाँ कहाँ थर्ड है, हर जगह जहाँ जहाँ थर्ड है उसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन है, आप अब नवंबर, नवंबर नवंबर नहीं सॉरी अक्टूबर, सितंबर टू अक्टूबर का करंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है सितंबर से, अगर आप देख रहे हैं सितंबर से जनवरी तक का बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर से अक्टूबर का करंट आप देख के आइएगा, अगला जो करंट मैं बनाऊंगा वो सितंबर से अक्टूबर के बीच दूंगा, तो आप उसको पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। बाकी का अगर आपको अच्छा लग रहा है इस लेक्चर तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। आज ऐसा हुआ कि दो बार लेक्चर बीच में क्या हुआ था, ऑटो कट हो गया था, तो कुछ इश्यूज आ गए थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। आगे से मैं ट्राई करूंगा कि ऐसी समस्या ना आए। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट करके बताइए, और बताइए कि क्या सुधार किया जा सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।